दिल्ली शराब घोटाले में आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ही लिया। केजरीवाल बहुत समय से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की समन्स को ठुकराए जा रहे थे, ये कह के कि इनके पीछे कोई राजनीतिक कारण है और ये जांच एजेंसियां मेरे पीछे किसी राजनीतिक कारण की वजह से ही पड़ी हैं। लेकिन आज जो नेता हमेशा से ईमानदार जाने जाते थे, जो हमेशा से अपने आप को कट्टर ईमानदार बुलाते थे, वो जब खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की गिरफ्त में है, तो एक बार शुरुआत से शुरुआत करते हैं कि केजरीवाल यहां तक पहुंचे कैसे। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली सरकार की जो लिकर लाइसेंस पॉलिसी निकली थी, जिसे कब का हटा दिया गया, उस पॉलिसी से। जब वो पॉलिसी उठी तो बहुत सारे सवाल भी उठाए गए विपक्षी पार्टियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी सवाल उठाए गए। अंत में जब सीबीआई ने विजय नायर नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया सितंबर 2022 में, तो ये कहानी खुलना शुरू होती है और इसमें कई पहलू सामने आते हैं। यह माना जाता है कि विजय नायर का केजरीवाल के दफ्तर में लगातार आना जाना बना था और के कविता जो भारतीय राष्ट्र समिति की नेता हैं और केसीआर की बेटी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात करके इस लिकर लाइसेंस पॉलिसी को बनवाया होता है ताकि दक्षिण में कुछ लिकर की जो शराब की जो कंपनियां हैं उनको फायदा हो शराब बेचने में। बदले में आरोप ये था कि के कविता लगभग 100 करोड़ उपलब्ध कराएगी आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी बनवाने के बदले में। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम सामने आया। मार्च 2023 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया, उनके यहाँ छापामारी भी की। उसके कुछ समय बाद अक्टूबर में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के जाने माने राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है इसी शराब घोटाले के केस में। और साथ में ईडी केजरीवाल को उनका पहला समन भी भेजती है। समन का मतलब ईडी केजरीवाल को यह जानकारी देती है कि आपको हमारे सामने पेश होकर इस मामले में, इस केस में गवाही देनी पड़ेगी, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। केजरीवाल लगातार एक से दूसरा समन, दूसरे से तीसरा समन करते करते हर एक समन ठुकराते जाते हैं। कभी चुनाव की बात कहते हैं कि मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं, कभी कोई और रीजन दे देते हैं और समन से भागते रहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। लगातार ऐसा कई बार होता है। कुछ दिन पहले अपना 8वां या 7वां समन जब ठुकराते हैं केजरीवाल, तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, तो क्योंकि अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि ये लगातार हमारी समन्स को ठुकरा रहे हैं, ये जांच में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत काम है। कल जब ईडी का 9वां समन केजरीवाल ठुकरा देते हैं, तो ईडी खुद ही केजरीवाल के घर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाती है और उनसे 2 घंटे तक पूछताछ करती है। और आज अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। तो ये था इस केस का बैकग्राउंड। इसमें 2-3 मुख्य भाग जो हैं, वो पहला है कि दक्षिण की शराब की कंपनियों को मुनाफा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है आरोपों के हिसाब से। दूसरा आरोप कि इस पॉलिसी के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिलने वाले थे उन दक्षिण कंपनियों की तरफ से, और ये आश्वासन उन्हें बीआरएस की नेता, भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता ने दिया था। अब आते हैं कि इस पूरे मामले में केजरीवाल का जो रवैया रहा है, लगातार ईडी के समन्स को ठुकरा देना, ये कोई बहुत महानता का काम नहीं है और ना कि इसको किसी भी तरीके के शौर्य की तरह देखा जाएगा कि क्या शूरवीर व्यक्ति हैं, क्या जाबाज नेता है अरविंद केजरीवाल, जो बार बार जांच एजेंसियों का सहयोग करने के बजाय उनकी समन से दूर भाग रहे हैं। कुछ समय पहले केजरीवाल ने यह तक बोल दिया था कि मैं ईडी के सामने आने को तैयार हूं, लेकिन ईडी को यह वादा करना पड़ेगा कि वो मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। ये कैसा बयान है? ये तो सीधे सीधे डर का बयान है। ये तो सीधे सीधे ऐसा बयान है जिसे सुन के कोई कहेगा कि इन्हें गिरफ्तार होने का डर है, मतलब इन्होंने जरूर कुछ गलत किया है, दाल में जरूर कुछ काला है। यहाँ पे सबसे बेवकूफी की बात
आतिशी और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को। उन्होंने बोला है कि हाँ, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जी जेल से चलाएंगे जब वो जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आपने सुना? आपने ध्यान से सुना? ये क्या बात हो रही है? क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि उन्हें कुर्सी से इतना मोह है कि जेल में बैठे हैं, अदालत खटखटा रही है दरवाजे पे जेल भेजने के लिए, जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हैं और फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनकर बैठना है। लेकिन ये थोड़ा धर्म संकट वाला मामला है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ के अगर एक धर्म संकट आम आदमी पार्टी के ऊपर है तो वो ये है कि अगर केजरीवाल नहीं तो कौन? कई लोग कहते हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन मनीष सिसोदिया तो केजरीवाल से ही पहले अंदर चले गए। तो जब केजरीवाल भी चले जाएंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार चेहरा कौन बनेगा? भगवंत मान की छवि इतनी मजबूत तो नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दे पाए आने वाले चुनाव में। केजरीवाल ही उनके स्टार कैंपेनर हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर निर्भर है। तो ये धर्म संकट की बात तो जरूर है। आतिशी भी विवश हैं कि वो ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो साफ साफ, और वो ये भी नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहना एकदम सही है। लेकिन अब जो पार्टी लाइन है उस पर तो चलना ही पड़ेगा ना। आम आदमी पार्टी का ये विचार करना कि मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री जी भी तो ईडी की गिरफ्त में ही बैठे हैं, तो पूरा कार्यालय वहीं पे बना देना चाहिए। अब जांच एजेंसियों के दफ्तर पर अब दिल्ली सरकार का पूरा कार्यालय चलेगा। सिंपैथी वेव की जहां तक बात है तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सिंपैथी वेव खाली अपने समर्थकों से ही मिल पाएगी। वो भावना बाकी लोगों में नहीं घुस पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी अजीब से मुद्दे के मामले में अंदर नहीं गए हैं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अंदर गए हैं। अरविंद केजरीवाल का राजनीति में जो इंट्रोडक्शन था, जो शुरुआत की जो पारी थी उनकी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ही तो निकल के आई थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और आज जब वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं और उसके पहले अभी तक जांच एजेंसियों से भाग रहे थे, तो आखिर ये कैसी पिक्चर पेंट करता है लोगों के सामने केजरीवाल की? क्या ये एक हिम्मत वाले नेता की छवि है या फिर ये एक डरपोक नेता की छवि है? अब केजरीवाल जब ईडी की गिरफ्त में है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस पे चारों तरफ क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों द्वारा। अन्ना हजारे ने तो साफ साफ बोल दिया कि केजरीवाल ने अगर गलत किया है तो उसे जेल जरूर जाना चाहिए। अगर गलत किया है तो, उन्होंने ये नहीं बोला कि केजरीवाल ने गलत किया है, अगर गलत किया है तो। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी किए हैं। सभी बड़े नेताओं ने कल ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस देश में तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है और ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ओमर अब्दुल्ला हो, कोई भी नेता हो, सारे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी किया है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने ये तक बोला है कि वो केजरीवाल को जितनी भी लीगल हेल्प की जरूरत है, जो कोर्ट में जो केस चलेगा उसमें जो भी मदद चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करेगी। वो अलग बात है कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने खुद के जो खाते हैं उनमें से पैसा नहीं निकाल पा रही है, उसमें से चंदा नहीं निकाल पा रही है ताकि चुनाव प्रचार के लिए पेमेंट कर सके। तो जब कांग्रेस पार्टी खुद ही इतनी दिक्कत में है कि अपने खुद के पैसे पर हाथ नहीं डाल पा रही है, तो वो केजरीवाल की कितनी हेल्प कर पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। इंडिया गठबंधन के मामले में जो अगला बड़ा सवाल है वो ये है कि जो सीट शेयरिंग दिल्ली में हुई है, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और बाकी पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, उस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसकी वजह से चुनाव पलट जाएगा? 2014 और 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। एक भी जगह इलेक्शन ना आम आदमी पार्टी ने जीता था और ना कांग्रेस पार्टी ने जीता था। तो इस बार गठबंधन के बाद भी जरूरी नहीं था कि इन 7 में से एक भी सीट किसी पार्टी के खाते में जाती। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में अंदर गए हैं, तो इससे इतनी सिंपैथी वेव नहीं बन जाएगी कि जो वोटर इतने समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है दिल्ली में, वो अचानक से केजरीवाल के लिए
बहुत मोह आ जाएगा उसके दिल में, वो कहेगा नहीं केजरीवाल के साथ गलत हुआ। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। ये बात साफ है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद संभाले हैं, तब से 99% केस या 95% जो भी ईडी के केसेस रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे ही लगे हैं। और जो भी विपक्षी दल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है पिछले 10 साल में, उन सबके यहाँ छापेमारी रुक गई। उन सबके ऊपर जितनी भी जांच हो रही थी वो सारी जांच गायब हो गई, हवा में उड़ गई। अजीत पवार के लिए इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद बोला था की अजित पवार इन जेल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग। तो जिस इंसान को जेल में चक्की पिसवाने वाले थे देवेंद्र फडणवीस, आज उसके साथ उसी ऑफिस में बैठ के महाराष्ट्र को चला रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी हिपोक्रेसी नजर आती है, लेकिन वो इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ केजरीवाल पे ही हमला क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक दो मुद्दों पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही परेशान कर रही थी। पहला तो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी अब काफी चीजों में हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं जब भी उत्तर भारत आते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने इस बार जब बजट निकाला तो उसे राम राज्य बजट बताया। उसने बोला कि ये बजट राम राज्य के लिए है, इससे राम राज्य आएगा। साथ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भंडारा भी करवाया था। इसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं और ये काफी समय से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति में जोड़ चुके हैं। चाहे वो दिवाली पे ये कहें कि सब लोग मिलकर एक बार थाली घुमाएं और पूजा करें दिवाली पर मिलके, तो बहुत अच्छा होगा, सबकी उन्नति होगी। ये सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जो भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ी होती हैं और कहती हैं कि हम हिंदुत्व में नहीं मानते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में मानते हैं, वो ऐसी बातें करने से पीछे हट जाती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी भी क्यों ना हो, काफी समय तक कांग्रेस पार्टी भी इन बातों से पीछे हट जाती थी। केजरीवाल ने धीमे धीमे हिंदू धर्म की चीजों पर बात करना शुरू किया अपनी राजनीति में। धीमे धीमे अपने आप को हिंदू धर्म की चीजों से जोड़ा ताकि ये ना कह पाए कोई कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। तो ये था पहला मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दे पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपना मोर्चा बांधने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई हिंदू है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो है लाभार्थी स्कीमों की। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है उसका बहुत बड़ा कारण उनकी लाभार्थी नीतियां हैं, उनकी सरकार की लाभार्थी नीतियां हैं। इस मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने भी काफी हद तक दिल्ली में डाला ही था, पंजाब में भी डाला है, जहां पे वो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और अलग अलग तरीके की सुविधाएं जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, इन सब नीतियों पर ज्यादा जोर डालते हैं ताकि जो वेलफेयरिज्म कहते हैं अंग्रेजी में जिस चीज को, उस पर ज्यादा मुद्दा हो चुनाव का और चुनाव जीत पाए। और जाहिर सी बात है जहां तक दिल्ली की बात है तो उसमें विधानसभा में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिला भी है और आगे भी मिलेगा। लेकिन जहां तक लोकसभा की बात है, दिल्ली जीतने के बाद भी, एमसीडी जीतने के बाद भी लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो बहुत आराम से जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगाकर विधानसभा को डिसॉल्व कर सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने अंदर ले लेगी और खुद चलाएगी दिल्ली को। तो ऐसी बेवकूफी में अगर केजरीवाल पड़े तो जो दिल्ली उनका जो गढ़ है आम आदमी पार्टी का, वो भी उनके हाथ से चला जाएगा और वो सबसे बड़ा रिस्क है। तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के चक्कर में दिल्ली को गंवाना को तैयार है, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले? जहां तक इस पे विचार करने की का सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के एक यशस्वी नेता ने बोला था कि हमें 400 पार करवा दीजिए ताकि हम संविधान बदल पाए। ये संविधान अच्छा संविधान नहीं है, संविधान को बदलना जरूरी है। उस पर मैंने कुछ समय पहले वीडियो भी बनाया था कि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार इसीलिए चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से संविधान में संशोधन कर सके, और वही चीज कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता स्टेज पे बोल भी देता है। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इस बार चुनाव में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो वो फिर दिल्ली क्यों छोड़ देगी अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली खींच सकते हैं तो?
अब आगे क्या होना है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज का दिन विपक्ष को एक बड़ा झटका है और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये है अरविंद केजरीवाल को। क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे? क्या वो हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा देंगे और किसी और को बनाएंगे? और अगर किसी और को बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में और क्या बेहतर कर सकता था मैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।